लोहे का ससुराल। गुड्डन रसोई में खाना बना रही है। ये मेरी जिठानी भी बड़ी कामचोर है, बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। इतनी देर हो गई है और रसोई में आने का नाम ही नहीं ले रही है। गुड्डन ऐसे ही मन अपनी जिठानी को कोसती रहती है। तभी थोड़ी देर बाद आखिरकार गुड्डन अपनी जिठानी के पास चली जाती है। जिठानी जी, बच्चों को पढ़ा दिया क्या आपने? हाँ, बस पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने। अब बच्चों को कुछ काम दे देती हूँ ताकि ये लोग आराम से बैठकर काम करते रहे। अच्छा बच्चों, तुम दोनों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है ना? हाँ मम्मा। हाँ बड़ी मम्मी, मुझे भी अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा रिंकी, अपनी कॉपी लाओ, मैं तुम्हें थोड़ा सा और लिखने को दे देती हूँ। और हाँ बेटा, बोल बोल कर लिखना, ठीक है? और तुम दोनों, मुन्ना और शिवांग, तुम दोनों पहले इस चैप्टर से 2 पेज हैंड राइटिंग करो, फिर उसके बाद इस चैप्टर को अपने आप पढ़ना, ठीक है? और फिर जो समझ में ना आए बाद में वो मुझसे दोबारा पूछ लेना। ठीक है मम्मी। तीनों बच्चों को काम देकर निहारिका अपनी देवरानी गुड्डन के साथ किचन में चली जाती है। अरे अभी तक आटा नहीं गुथा? अरे जिठानी जी, आटा गूंथती कैसे? इतना सारा काम जो पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैंने वो सारे गंदे बर्तन धोए, फिर उसके बाद ये चूल्हा साफ किया। चूल्हा भी कितना गंदा पड़ा हुआ था, क्या बताऊं। और तब उसके बाद ये दोनों सब्जियां बनाई मैंने, क्योंकि आपको तो पता ही है घर में आज लौकी बनी है और जेठ जी और विनोद जी को लौकी बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैंने उन दोनों के लिए आलू और भिंडी की सब्जी बना दी। हाँ ठीक है, लेकिन ये दोनों सब्जियां तो बहुत जल्दी बन जाती है, इस पे तो ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। और रही बात चूल्हा साफ करने की, तो वो मैं कर देती। एक्चुअली कल रात को मुझे थकान लग रही थी, इसलिए मैं साफ नहीं कर पाई। अच्छा, वैसे 5 दिन पहले भी आपने यही बोला था जिठानी जी। देखो गुड्डन, तुमने चूल्हा साफ कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी, ओके? अब प्लीज मुझे अपने किए हुए काम मत गिनवाओ। वैसे तो मैं भी तुम्हारे बेटे शिवांग को पढ़ा देती हूँ, तो क्या मैंने आज तक तुमसे इस बारे में कुछ बोला? नहीं ना? लेकिन तुम्हारी ना ये बहुत गंदी आदत है, तुम एक काम कर दोगी तो 10-11 बार सुनाओगी। और मैं बच्चों के साथ मस्ती तो नहीं कर रही थी, उन लोगों को एग्जाम की तैयारी ही तो करवा रही थी। 15 दिन बाद उनके एग्जाम जो है। लेकिन जिठानी जी, बच्चों को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाती, वरना मैं दावे से कह सकती हूँ कि मुझे इतना समय नहीं लगता। देखो गुड्डन, अगर तुम्हें मुझसे बात करना हो ना तो सही तरीके से बात किया करो, प्लीज ऐसे खून खौलाने वाली बातें मत किया करो। हाँ, आपको तो कुछ कहना होता ही नहीं, जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है आपको। तो तुम ऐसी बातें क्यों करती हो कि किसी का दिमाग खराब हो जाए? तभी बच्चों के कमरे से तेज आवाज आती है। दोनों देवरानी जिठानी भागकर कमरे में पहुंचती है। वहां दोनों देखती हैं कि बच्चों ने फुटबॉल मारकर कांच के शोकेस को पूरा तोड़ दिया है। हे भगवान, पूरा सत्यानाश कर दिया। क्या कर रही थी तुम दोनों? बच्चों को देख नहीं सकती हो क्या? अरे माँ जी, अभी तो मैं इन तीनों को कितनी देर पढ़ा कर गई हूँ, और मैंने तीनों को ढेर सारा काम भी दे दिया था ताकि तीनों चुपचाप बैठकर पढ़ाई करते रहे। ये क्या बात हुई, काम देकर चले गए? अरे ये लोग बच्चे हैं, हमारे जैसे बड़े नहीं। बच्चों की बीच बीच में निगरानी रखनी पड़ती है। माँ जी, मुझे ये समझ में नहीं आता, हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है? बच्चे शैतानी करते तो मेरी गलती होती है, खाना जल जाता है तो मेरी गलती होती है, अगर बाहर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो उसमें भी मेरी ही गलती। हाँ, तो मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बोल रही हूँ, गुड्डन को भी बोल रही हूँ, गलती तुम दोनों की है। माँ जी, अब क्या ही बोलूं, आप कहाँ सुनने वाली है। बड़ी बहू चुप हो जा, बहुत बोलने लगी हो आजकल। माँ जी, जहाँ पर बोलना चाहिए ना सिर्फ वहीं पर बोलती हूँ, मैं बेवजह कभी नहीं बोलती। वो तो आप हमेशा कुछ ऐसी ही बात बोल देती हैं कि मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। हाँ सही है। अरे सिर्फ तू ही बोल रही है, गुड्डन तो चुपचाप खड़ी है। वो कहाँ बोल रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी गलती है। वो तेरी तरह अपनी सास से ज़बान नहीं लड़ा रही है। अब निहारिका कुछ नहीं बोलती और चुपचाप दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। देख रही है माँ जी जिठानी जी के तेवर? हाँ छोटी बहू, सब देख रही हूँ। यही फ़र्क होता है अपनी पसंद की और अपने बेटे की पसंद की बहू में। मैं तो तुझे पसंद करके इस घर की बहू बनाकर लाई थी, लेकिन ये मेरे नालायक बेटे की पसंद है। इसके अगले दिन जब बच्चे खेल रहे थे, चलो ना हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। अरे मुन्ना, मुझे पता है, सबने हम तीनों को घर के अंदर पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए मना किया है। अरे भैया कुछ नहीं होगा, चलो ना खेलते हैं। हाँ भैया चलो ना, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो खेलते हैं। वैसे अभी सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। अब ये तीनों बच्चे घर के अंदर पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। भैया मुझे जल्दी मत पकड़ना, अब रिंकी को पकड़ना पहले। नहीं भैया, मुझे मत पकड़ना पहले। अरे तो मैं किसको पकड़ूं? बच्चे अपनी मस्ती में लगे रहते हैं और तभी खेलते खेलते मुन्ना से कांच के 2 महंगे महंगे और बड़े बड़े शो पीस टूट जाते हैं जो उसकी मम्मी ही लाई थी।
ओ नो, अब क्या होगा? मुन्ना तू तो गया, तेरी मम्मी तुझे बहुत मारेगी। हाँ मुन्ना, तू ऐसा कर, तू कहीं छुप जा। और तभी पीछे से निहारिका आ जाती है। मैंने कितनी बार कहा है कि घर के अंदर तुम लोग पकड़म पकड़ाई मत खेलना, लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं हो। कर दिया ना फिर से नुकसान। बोलो शिवांग, तुम तो इन दोनों से बड़े हो, तो कम से कम तुम्हें तो इन दोनों को मना करना चाहिए था ना। बड़ी मम्मी, इन दोनों को मैंने बहुत मना किया, लेकिन दोनों मेरी बात नहीं मान रहे थे। नहीं मम्मी, भैया झूठ बोल रहा है। क्या शिवांग, ये कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं बड़ी मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। जिठानी जी, आप तो बस मेरे बेटे को डांटे जा रही है, जबकि वो कह रहा है उसने दोनों को खेलने के लिए मना किया था तब भी। अरे कभी अपने इन दोनों शैतान बच्चों को भी डांट लिया करिए। और आप क्या कह रही है, मेरा बेटा बड़ा है? अरे मेरा बेटा सिर्फ 9 साल का है, और इस उम्र में बच्चे इतने समझदार नहीं होते। आप तो खुद को बहुत पढ़ा लिखा मानती है, आपको ये बात पता नहीं है क्या? देखो गुड्डन, अगर मैं तुम्हारे बेटे को कुछ समझाती हूँ तो इसमें तुम्हारे बेटे की ही भलाई है, लेकिन तुम ये सब कहाँ समझोगी। तुम्हें तो बस यही दिखता है ना कि मैंने उसे डांटा। चिठानी जी, समझाइए इसे, लेकिन थोड़ा प्यार से ना। आज दोनों देवरानी जेठानी के बीच बहुत कहासुनी हो जाती है। बच्चे अक्सर घर में कुछ न कुछ तोड़ फोड़ कर दिया करते, जिससे सभी लोग परेशान तो थे ही, साथ ही साथ इन दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाइयों से बेहद परेशान थे। इसी बीच बच्चे आए दिन घर में तोड़ फोड़ करते रहते, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी निहारिका को एक आइडिया आता है और वो इस आइडिया को सुनाने गुड्डन के पास जाती है। सुनिए देवरानी जी, ऐसा करते हैं, हम लोग घर के लगभग सभी सामान को लोहे के सामान से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे बच्चे तोड़फोड़ नहीं कर पाएंगे और हम दोनों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। जिठानी जी, अब पागल हो गई है क्या? अरे ये एक अच्छा आइडिया है। नहीं 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 नहीं, ये पागलों वाली बात कर रही हैं आप। गुड्डन इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती। तभी इसके कुछ दिन बाद फिर से उसका बेटा उसके कमरे में रखे हुए महंगे सोफे को तोड़ देता है। दरअसल शिवांग को उसके ऊपर उछलने में बहुत मजा आता था। ये तो कुछ भी नहीं था। इसके कुछ दिन बाद शिवांग गुड्डन के महंगे डिनर सेट को भी गलती से तोड़ देता है। जिठानी जी, घर के लगभग सभी सामान को लोहे के सामान से ही रिप्लेस कर देते हैं अब। ओके। वहीं गुड्डन अपनी सास और बाकी घर वालों को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं और अब ये ससुराल पूरा लोहे का ससुराल बन जाता है। बहू, ये लोहे की प्लेट तो बहुत भारी है। अरे सासू माँ, तो क्या हो गया? ये तो सोचिए कि अब प्लेट टूटने का कोई नुकसान तो नहीं झेलना पड़ेगा हमें। हाँ ये भी है। चलो फिर मैं गाना शुरू करता हूँ। जी। इसके अगले दिन निहारिका का पति जब बिस्तर से उठता है तो उसका पैर अचानक से लोहे के टेबल से लड़ जाता है। आओ! अरे क्या हो गया? अरे देख नहीं रही हो क्या, पैर में चोट लगी? तुम्हारे इस बेकार से लोहे के टेबल की वजह से आई। आप भी देखकर नहीं चल सकते थे क्या, इसलिए टकरा गए? जब अच्छे से आंख खुल जाए तभी बिस्तर से उठा करो ना। मैं तो कहती हूँ रात में 1 बजे तक जगने की ये आदत छोड़ दो। निहारिका, ये मेरी कोई आदत नहीं है। तुम्हें पता है कि मुझे रात में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस के क्लाइंट्स विदेश से हैं। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। अरे यार, आजकल तुम्हें हो क्या गया है? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो तुम? तुम्हारे घर वालों की वजह से। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि उन सब की बातों को इतना माइंड पर मत लिया करो। अरे कहना आसान है, करना आसान नहीं है। आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, आप तो वहाँ टेंशन फ्री रहते हैं, और दिन भर मैं इसी घर में रहती हूँ। आपको पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ पर। सासू माँ तो देवरानी की सारी बातें मानती है, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानती। पता नहीं मुझसे इतना क्यों खुन्नस खाकर बैठी रहती है। निहारिका, इतना मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी अंकुश का कॉल आ जाता है। जब देखो तब बिजी रहते हैं। अचानक से निहारिका के ससुर जी जोर की आवाज लगाते हैं। अरे मर गया! अरे पापा, क्या हुआ? अरे बेटा, मैं थोड़ा व्यायाम कर रहा था और ये लोहे का गमला मेरे ही पीछे रखा हुआ था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये गमला मेरे पीछे है, और जैसे ही मैंने हाथ पीछे की तरफ किया तो यह गमला जोर से मेरे हाथ पर लगा, और तो और मेरे पैर में भी। अरे अंकुश, विनोद, पिताजी को कमरे के अंदर ले चलो, इनकी शिकायत कर देते हैं। कुछ देर बाद, ये जो तुम दोनों ने लोहे का सामान रखने का नाटक शुरू किया है ना, बंद करो जल्दी से इसे। सासू माँ, अब हम लोगों ने लोहे का इतना सारा सामान ले लिया है, तो इसे ऐसे ही कैसे फेंक दे? अब अगर सामान ले लिया है तो कम से कम कुछ दिन तक तो पैसे वसूल करने दीजिए। भाई तो सासू माँ, अगर ससुर जी को चोट लग गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबको चोट लग जाएगी। हम सब बचा बचा कर अपना काम करेंगे, और क्या। पहले तो बस बड़ी बहू बोलती थी, अब तो छोटी बहू भी बोलने लग गई है।
दिन गुजरते रहते हैं और तभी एक दिन निहारिका अपने बाल धोकर जब बाहर आती है, ओहो, पिंकी ने मुझे 9 बजे बुलाया था, 9:30 तो यहीं हो गए, हे भगवान। निहारिका बाल धोने से पहले अपने बेड पर ही हेयर ड्रायर रख कर गई थी। अब क्योंकि वो जल्दबाजी में थी और उसे कहीं जाना था, इसलिए वो जल्दी से गीले हाथों से अपने हेयर ड्रायर को लोहे वाले बेड से उठाने लगती है और उसे करंट लग जाता है। निहारिका की किस्मत अच्छी थी कि वायर में ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो रहा था। ये कैसे हुआ? तभी निहारिका देखती है कि टेबल फैन की वायर, जो कि थोड़ी टूटी थी, वो उसके लोहे के बेड के पीछे थी और बेड से टच हो रही थी और वहीं उस टेबल का स्विच ऑन था। ओ गॉड, मैं भी कितनी लापरवाह हूँ, लेकिन ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वरना ये लोग तो घर सर पर ही उठा लेंगे। वहीं मार्च अप्रैल का महीना खत्म होता है और मई का महीना शुरू होता है। अरे बाप रे, ये सोफ़ा तो बहुत तप रहा है। बहू, ए बहू। जी सासू माँ। ये देखो सोफ़ा कितना तप रहा है। अरे माँ जी, यहाँ तो गर्मी हो रही है, आप कमरे के अंदर आ जाइए ना, एसी ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ, एसी ऑन कर लूँ, जैसे बिल तो तुम्हारे मायके वाले भरते हैं ना। सासू माँ, मैं आपसे सही से बात कर रही हूँ, तो आप ये टेढ़ा जवाब क्यों दे रही है मुझे? अरे तू है ही इसी लायक, बदमाश कहीं की। सासू माँ, अगर आप मुझसे इस लहजे में बात करेंगी ना, तो मैं भी आपको इसी लहजे में जवाब दूंगी। हाँ माँ, आप भी ना ज़रा भाभी से सही से बोला करिए ना। और भाभी, मैं सच कहूँ तो ये लोहे के सामान से मुझे भी बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। अब क्योंकि इस पे पैसे लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे। अरे तो थोड़ा सा तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना जी। अरे चुप। सासू माँ, हम आपकी सारी बात मानते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब हम कुछ करने को कह रहे हैं आपसे, तो आप क्यों मान नहीं रही? कि हमारी बातों का कोई मोल नहीं है? अरे ठीक है बहू, तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन कृपया शांत रहो। निहारिका के ससुर जी मामले को संभाल लेते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं और बच्चे बार बार घर में कभी बेड से तो कभी सोफे से चोट खाते हैं। इसलिए दोनों माएँ अपने बच्चों के प्रति बहुत सख्त हो जाती हैं, जिससे बच्चे भी अब घर के अंदर खेलना बंद कर देते हैं। दोनों बहुओं का दिमाग खराब हो गया है। तो इसके अगले दिन रेखा देवी की सासू माँ सुशीला देवी आती हैं, जिसका पैर का इलाज यहीं से चल रहा था। अच्छा सासू माँ, दवाइयाँ खत्म हो गई है ना आपकी? है बहू, 6 महीने की दवाई लेकर गई थी, सब खत्म हो गई। अब सीधे 7-8 महीने की दवाइयाँ लेकर जाऊंगी सोच रही हूँ, क्योंकि बहू यहाँ आने से ना मेरी हालत खराब हो जाती है। अब इस उम्र में ज़्यादा सफ़र नहीं होता मुझसे। वही तो सासू माँ, क्या करें, आना भी तो ज़रूरी है। अच्छा बहू, ये बता, तेरा सोफ़ा इतना कड़ा क्यों है? अरे सासू माँ, ये सोफ़ा लोहे का बना है ना, इसलिए। बस इसका डिज़ाइन देखने में लकड़ी जैसा है। अरे भगवान, अब ये क्या भला है? अरे सासू माँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ, दोनों बहुओं ने मुझे परेशान कर रखा है। पहले तो सिर्फ बड़ी बहू ही पलट कर जवाब देती थी, लेकिन अब तो छोटी बहू भी जवाब देने लगी है। अच्छा, इस तरह रेखा देवी अपनी सासू माँ से अपनी दोनों बहुओं की खूब बुराइयां करती हैं। वहीं दोनों बहुएं भी इन दोनों की सुन लेती है। ओहो, ये लोहे का जग कितना भारी है, पानी भी निकालना मुश्किल हो रहा है। वैसे ही मेरे हाथों में दर्द रहता है, हे प्रभु। अरे सासू माँ रुकिए, पानी में डाल देती हूँ। देख ले, मेरी आवाज़ रसोई तक पहुंची तो होगी, लेकिन दोनों बहुओं में से कोई नहीं आया। दोनों बहुएं गुस्सा थी, इसलिए वो इन दोनों से ज़्यादा नहीं बोल रही थी। लगता है दोनों ने हमारी बात सुन ली है, तभी मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं। अरे तो सुनने देना। अच्छा, ये सुन लिए दोनों ने। अरे उन दोनों की वजह से हम लोग भी इतना झेल रहे हैं। ये देख, ये सोफ़ा दिन के समय भी तपने लगा। वैसे इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये लोहे के सामानों से हमारा कमरा और भी गर्म हो रहा है। इसके 3 दिन बाद जब सुशीला देवी अपने वॉकर का सहारा लेते हुए टहल रही थी और पुराने गाने सुनने में मगन थी कि अचानक से डिंग डोंग डोरबेल बजती है और सुशीला देवी चौंक जाती है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जोर से लोहे के डाइनिंग टेबल से टकरा जाती है। सुशीला देवी को बहुत चोट लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे एम्बुलेंस बुलाओ। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और सुशीला देवी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। वहीं इसके करीब 2-3 दिन बाद जब सुशीला देवी को डिस्चार्ज दिया जाता है। अब तो तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना? अब क्या मेरी सासू माँ को मार कर दम लेगी? सासू माँ, जब से दादी सासू माँ को लोहे के डाइनिंग टेबल से चोट लगी है, तब से आप बस मुझे ही सुनाए जा रही है। अरे मैंने सॉरी बोला ना, अब और क्या करूं, मैं मर जाऊं? वैसे अब देवरानी को कभी कुछ क्यों नहीं बोलती?
क्योंकि ये बकवास आइडिया तेरा ही था, तू ही है मुसीबत की जड़। हाँ नहीं तो क्या, मैं भी पागल थी जो जेठानी जी की बातों में आ गई। दोगली कहीं की, मुझे तुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। चुप करो निहारिका। और हाँ गुड्डन, गलती तुम्हारी भी है। अपनी गलतियों को एक दूसरे के ऊपर मत थोपो। तुम दोनों ने अपने ससुराल को लोहे का ससुराल बना दिया। न दिखने में अच्छा लगता है न उसमें रहने में। सोचो जो हाल आज मेरा हुआ है वही हाल अगर तुम दोनों की दादी माँ या फिर माँ के साथ होता तो क्या होता? क्या तब भी तुम दोनों ऐसे ही लड़ते? दोनों की दादी सासू माँ दोनों बहुओं को खूब डांटती है, जिससे दोनों की अकल ठिकाने आ जाती है। चलो गुड्डन, अब सारा लोहे का सामान फिर से रिप्लेस करवा देते हैं। हाँ जेठानी जी। और इस तरह अब ये ससुराल फिर से नॉर्मल हो जाता है।